चर्चा करने के लिए हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए सबसे पहले प्रदीप जी आपका ही रुख कर लेती हूँ, आपसे जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सी चुनौतियां जिनसे पार नहीं पाया जा रहा अभी बीजेपी से, और सेहरा किसके सर सजेगा, इसका इंतजार। नमस्कार तमन्ना जी, शेखर जी को नमस्कार। देखिए, आपने प्रश्न में मतलब अपने सवाल का जवाब खुद ही आपने दे दिया। 7:30 बजे एक मीटिंग है, तो मतलब आपके कार्यक्रम में ही सब अपडेट हमें मिल रही है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बाधा नहीं है जिसको कि पार नहीं किया जा सकता। एक हर पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अनुरूप ही वो अपना जो है निर्णय लेती है और जनता के समक्ष और मीडिया के समक्ष रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है, सारे कयास लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद अचानक से फिर एक धमाका हो जाता है। तो उसकी प्रतीक्षा रहेगी। आखिर ये धमाका ना होने का अगर नहीं करना होता तो इतनी चर्चा ही ना हो रही थी। अब तक शायद आप चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित कर चुकी होती अपने कार्यक्रम में और हम आगे दूसरी चर्चा कर रहे होते कि आम आदमी पार्टी के कार्यों का, उनके कुशासन का जवाब कैसे दिया जाएगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में किसी भी बिंदुओं को नकारा नहीं जाता है, सारे पक्षों को भली भांति देख परख के ही फिर आगे कोई निर्णय होता है। कोई जल्दीबाजी नहीं है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के नहीं है। तो देखते हैं, थोड़ा उनको भी और आरोप लगा लेने दीजिए। इससे क्या है कि जनता के समक्ष सबकी बातें खुल जाती है ना। अब पता नहीं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो कि जनता की सूझबूझ को एकदम से नगण्य मानते हैं। वो सोचते हैं कि जनता एकदम से भ्रमित है। हमारे देश में पहले दूरदर्शन था, फिर डीडी मेट्रो भी हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं इस पे कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतना सटीक इंफॉर्मेशन जनता को मिलता है। और वो जैसे ना पुराने, अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी या पुराने सभ्यताओं में बात करें तो कोर्ट में बैठे कुछ शांत राजा के दरबारी होते थे जो कि राजा को बताते रहते थे कि देखिए ये, लेकिन वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मूक दर्शक होते थे। उसी प्रकार से हमारी राजनीति में या दिल्ली की राजनीति में आप कह लें इस समय, इस परिप्रेक्ष्य में, तो जनता है वो चुपचाप देख रही है और वो सब समझती है और इनके आने वाले नौटंकियों को जनता ही जवाब देगी। तो दिल्ली एक राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत परिपक्व वोटरों का क्षेत्र भी है। इसका बीते 10-15 वर्षों में हमने देखा है कि दिल्ली की जनता ने किस प्रकार से वोट किया। तो ये तो एकदम लर्निंग प्रोसेस है, जनता देख रही है और ये एक एवोल्यूशन अगर कहा जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि देखिए दिल्ली की जनता ने कैसा जनादेश दिया। हम क्या क्या प्रेडिक्शंस करते रहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपने हित में जनादेश दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का पार्टी ये होगा कि उस अपेक्षाओं को अच्छे से खरे खरे उतरे और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण और सफाई की समस्या जो बिल्कुल है बनी हुई, ये आपने एक पते की बात करी कि खरे उतरे, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें थी जिससे दिल्ली असंतुष्ट थी, जिसकी वजह से शायद बीजेपी को 27 सालों बाद सत्ता हासिल हुई है। आपसे जानना चाहूंगी शेखर कुमार जी, जैसे सर ने भी कहा, प्रदीप जी ने कहा कि अब दिल्ली को बदलना होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा किया है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आधार बहुत हैं दिल्ली में, जो भी सीएम होगा उसको बनाने के लिए आधार भी ढूंढने पड़ेंगे, कई सारे आधार हैं। आपको क्या लगता है ये कौन कौन से आधार होने वाले हैं जिस पर सीएम तय होगा? देखिए तमन्ना जी, मेरा ये कहना है कि अगर आप भाजपा को, इनकी राजनीति को, पिछले 1-1.5 दशक की राजनीति को अगर ध्यान से देखेंगे तो जब केजरीवाल इस पटल पर आए उस टाइम विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, हर्षवर्धन जैसे बहुत मजे हुए नेता थे, लेकिन कभी भी भाजपा ने खुद ही उनको प्रमोट करने का काम नहीं किया। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इनके पास शिवराज सिंह चौहान थे, इन्होंने खत्म कर दिया। इनके पास राजस्थान में वसुंधरा राजे थी, इन्होंने पीछे धकेल दिया। छत्तीसगढ़ में इनके पास रमन सिंह थे, उनको ही धकेल दिया। और जो अब पिछले कुछ सालों में एक वंशवादी राजनीति को जो प्रमोट कर रही है भाजपा की, जिसमें आप देखेंगे जिसका एग्जाम्पल बांसुरी स्वराज है, प्रवेश वर्मा है, हरीश खुराना है, तो वो एक परिवारवाद की राजनीति चल रही है। पर मसला यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ वही आदमी चुना जाएगा जो
भाजपा में आला कमान के बिल्कुल पूरी तरीके से काबू में होगा और भविष्य में उसके चैलेंजर बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भाजपा अगर आप देखेंगे इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, वहां नंबर 1 नंबर 2 के बाद कोई नंबर 3 नहीं। सर लेकिन ऐसा तो एक तमाम पार्टीज एक जो बात हो रही है, तमन्ना जी माफ करिएगा, ये जो बात हो रही है कि शाम को 7:30 बजे बैठक होगी, पीएम की विदेश यात्रा के चक्कर में वो बैठक टल गई थी। तो अगर वो विधायक दल ने ही फैसला करना था तो फिर पीएम की विदेश यात्रा से उस पर क्या फर्क पड़ता। तो जो भी चुना जाएगा तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको केंद्र सरकार बड़ा ध्यान रखे कि जो पिछले 10-11 साल दिल्ली में सरकार रही है उसको देखते हुए, और ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इनसे सिर्फ 2% वोट पीछे, तो इनको आगे के लिए एक ऐसा आदमी जो केंद्र के नेतृत्व में चले, पूरी तरीके से उनके काबू में हो और जिसकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ना हो। क्योंकि अभी आप पिछले मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जिन लोगों को चुनाव हुआ है मुख्यमंत्री पद पे, उन नामों को देख सकते हैं कि यही चीज ऐसा चल रही है। लेकिन सर ये तो तमाम पार्टीज में ही है, जो आला कमान है वही उन्हीं के हाथ में कह सकते हैं कि बागडोर तो रहती है। और जो आप बात कह रहे हैं कि क्यों इंतजार किया जा रहा है पीएम का, तो मुझे लगता है कर्टसी भी रहती है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, उसके बाद आप थोड़ा सा तो इंतजार कर ही सकते हैं। नहीं देखिए, आप मुझे नहीं लगता कि इस संगठन में ऐसी कोई खींचतान चली हुई है बीजेपी के अंदर। अगर आप राजस्थान का भी एग्जाम्पल लेंगे कि जब पर्ची एंड टाइम पे निकलती है तो सबके बड़े बड़े चेहरे, उस राज्य के सबसे बड़े नेता वहां बैठे, उसके चेहरे पर मतलब पता ही नहीं लगता उसको ये क्या हो गया, ये कौन आदमी है। लेकिन सर वो स्ट्रैटेजी नए नए चेहरे जो लाए जाते हैं सर, लेकिन स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब भी हो रही है। आप हरियाणा का एग्जांपल ले लीजिए, नायब सिंह सैनी। नहीं, स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब है या नहीं कामयाब, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो एक तो वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति भी एक पहलू हो सकता है, दूसरा पहलू एक ऐसा आदमी जिसपे, क्योंकि अगर आप इनके प्रदेश अध्यक्ष भी देखेंगे, कभी ये बाहर से आए हुए मनोज तिवारी को सबको सुपरसीड करके प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। दिल्ली में मजे में नेताओं की कमी नहीं थी। कभी ये किसी काउंसलर को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं जहां पर इनके सांसद पिछले कई टर्म से। तो ये चीज, ये ऐसा आदमी चुना जाएगा जो बिल्कुल इनके काबू में रहे। कोई ऐसा बड़ा नाम मुझे संभावना नहीं है कि जो, चलिए आपका कहना है कि कोई बड़े नाम की आपको संभावना नहीं है, एक कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ही आएगा, सरप्राइज ही आएगा। चलिए, आपकी खबर में कितना दम होगा ये भी देखना होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रदीप जी? आप काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। तमन्ना जी देखिए, शेखर भाई कह रहे थे कि कोई ऐसा आदमी होगा जो इनके कंट्रोल में होगा। अब थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि कंट्रोल में होने का अभिप्राय क्या है, किस तात्पर्य से आप इस शब्दावली या इस वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। क्या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए? वो लुकिंग लंदन, या वो लंदन भागे, वो टोक्यो भागे, या इससे क्या ज्यादा अच्छा विकास होगा? अगर सिंक नहीं होगा, अभी जो है आम आदमी पार्टी जो छोड़ के गई है, 31 वर्षों में पहली बार जो है ऐसा आने जा रहा है कि टैक्स जितना हासिल होता है दिल्ली को, उससे ज्यादा का उसका खर्चा हो गया। तो समन्वित न किया जाए क्या? आखिर केंद्र राज्यों को सहयोग देता है या नहीं देता है, या दिल्ली को ही विशेष सहयोग देता है? बाकी भी राज्य हैं, केंद्र का तो ये दायित्व है कि सारे राज्यों को वो सहयोग दे। तो अगर मुख्यमंत्री जो होता है वो अगर इन सिंक होता है, एक सामंजस्य अच्छा स्थापित रहता है, तो क्या वो दिल्ली के भले की बात नहीं होगी? आज आखिर शिक्षकों की तनख्वाहें उतने समय से रुकी थी, सफाई कर्मियों की कमी है, या सफाई व्यवस्था, नगर निगम की सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद करना है, तो तुरंत उसमें अगर त्वरित कार्रवाई ना की जाए, तुरंत उसमें फंड्स का इंजेक्शन ना हो, तो कैसे वो काम आगे बढ़ेगा? मेरी आपत्ति इससे है कि आप भाई जो भी शब्दावली यूज करें, लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता के हित की तो बात करिए। आप कोई भी व्यक्ति हो दिल्ली में, अगर आप रहते हैं इस समय, दिल्ली को सबसे सर्वाधिक जो आवश्यकता है वो है कि बेसिक कम्युनिटीज जो है उनको पहले रास्ते पे लाया जाए। जमुना जी की सफाई त्वरित तो नहीं होगी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो त्वरित हो सकता है, ताकि वो जो प्रक्रिया, जो भी समय लगना है उसमें तुरंत काम शुरू हो। नगर निगम जो सफाई व्यवस्था रखती है, देखती है, उसके लिए एक अच्छी सी व्यवस्था हो जिसके अनुरूप वो तुरंत सारी चीजें हो जाए। अब यही जो है बीजेपी के पास जब एमसीडी थी तो ये गंदगी नहीं दिखाई देती थी, अब गंदगी दिखाई देने लगी है, तो कम से कम उसको तो सुधारा जाए। जी शेखर जी। मैं तमन्ना जी एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जैसे यमुना की बात हुई और इन सारे मुद्दों की बात हुई, और उससे पहले एक सामंजस्य की बात हुई।
क्या शिवराज चौहान जी का सामंजस्य नहीं था आपके आला कमान से? क्या वसुंधरा राजे जी के सामंजस्य नहीं था? क्या रमन सिंह का नहीं था? बात क्या है कि वो भविष्य में चैलेंजर बन सकते थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको दरकिनार कर भारतीय दिया। जनता पार्टी दूसरी बात, जब यमुना की बात हो रही है, है तो यमुना पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण में भी यमुना मैया, गंगा मैया सर्वोपरि थे। लेकिन यही यमुना मैया जब आगरा की यमुना मैया होती है तो मौसी हो जाती है। जब यही गंगा मैया कानपुर की गंगा मैया होती है तो बुआ हो जाती है। वहां पर यह चुनाव का मुद्दा बनते ही नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी की राजनीति में मुझे एक बात यह नजर आई कि दिल्ली का चुनाव कम से कम इन मुद्दों पे तो लड़ा गया, प्रदूषण पे। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव लड़ा जाता है जो वहां यमुना और गंगा के पॉल्यूशन पे लड़ा जाए? और वहां पे क्या कोई भी नेता डुबकी लगा सकता है कानपुर की गंगा में और आगरा की यमुना में? यहाँ गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, वहां पे क्या AQI का क्या लेवल है? क्या उस पर कभी चुनाव हुआ है वहां कि नहीं नोएडा में जी बहुत प्रदूषण है, गुड़गांव में बहुत प्रदूषण है, फरीदाबाद में बहुत प्रदूषण है, तो लोग उस पर वोट दे? यहां पर एक मुद्दों पर अगर राजनीति हुई है तो ये एक राजनीतिक मैं अचीवमेंट मानता हूं केजरीवाल और उनकी पार्टी की। और हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन बातों से अलग बहुत बढ़िया, अब जो जिसको भी सत्ता मिले उसको वाकई काम करना पड़ेगा। उस तरीके की बातें नहीं कि आप गंगा मैया, यमुना मैया करते हुए आपको आज 11 साल हो गए, लेकिन क्या फर्क पड़ा है? क्या सफाई हुई है वहां? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बातों से आगे काम की राजनीति करें। और प्रदीप जी, ये तो देखिए, बीजेपी को इतना तो समझना पड़ेगा कि जिन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरा गया, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुना की सफाई की बात हो, या फिर आप देखिए और अरविंद केजरीवाल कई बार हमने देखा है कि अपने भाषणों के जरिए भाईचारे का संदेश भी देते रहते हैं, गाना गाते भी नजर आए थे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। इन तमाम चीज़ों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा अपने कान से। निश्चित तौर पे तमन्ना जी, निश्चित तौर पे इसीलिए समय लेकर के एक अच्छा सीएम देने का प्रयास हो रहा है जो कि इन सारी इनकी कुरीतियों को खत्म कर सके। थोड़ा सा धैर्य और रख लें विरोधी दल और उनके समर्थन करने वाले लोग, अच्छा सीएम आएगा। और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा ना तो उस समय भी यही मुद्दा उठाएंगे और यमुना मैया, गंगा मैया साथ मिलेंगी। और प्रदीप जी, अच्छा सीएम आएगा और सीएम जो भी आएगा उसके पीछे एक बड़ा संदेश भी छिपा होगा, क्योंकि जो मद्देनजर जो चुनाव अब आने वाले प्रदेशों में है, क्योंकि हमने देखा है कई सारे निर्णय जो हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे लिए गए हैं चीफ मिनिस्टर को लेकर, चाहे वो मोहन यादव की बात हो, जबकि मध्य प्रदेश में यादव बेल्ट इतनी नहीं है, लेकिन मोहन यादव को बनाया गया क्योंकि एक संदेश देना था। क्या इसके पीछे भी इस बार संदेश छिपा होगा इन्हीं समीकरणों के मद्देनजर? बिहार में चुनाव है। नहीं तमन्ना जी, कौन से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो बगैर संदेश के कोई काम करते हैं? राजनीतिक दल अपना कोई भी काम एक संदेश को लेकर के ही देने के लिए करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अभी आप एक बात बताइए कि लेकिन शेखर जी कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो इस तरीके से देखा जाएगा कि जिसकी भागदौड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो, आला कमान के हाथ में हो, शीर्ष नेतृत्व के हाथ में हो। तो क्या इन समीकरणों को दरकिनार कर दिया जाएगा? भारतीय राजनीति में कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर हुआ है जो अपनी पार्टी, उसकी पार्टी जाए पूरब तो वो जाए पश्चिम, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर हुआ है? तो वो बहुत जल्दी ही पूर्व सीएम हो गया है। तो जो व्यवस्था है हमारे यहाँ की, जो भारतीय संविधान की राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, भले वो कोई परिवारवादी पार्टियां हो, क्षेत्रवादी पार्टियां हो, क्या उनका संगठन और सीएम पद का जो व्यक्ति होता है दोनों में कोई सिंक्रोनाइज नहीं होता? अगर ऐसा देखा, कोई उदाहरण मुझे बताएं तो मैं बताऊं उस पर कि उनका क्या हश्र हुआ। भाई एक असम गण परिषद आई थी काफी समय पहले, आसाम में उनका हुआ, तो उनका भी संगठन के साथ मुख्यमंत्री का सिंक्रोनाइजेशन था कि नहीं था? वो अपनी पार्टी के कहे में थे कि थे या नहीं थे? कोई भी मुख्यमंत्री जिस भी राजनीतिक दल से आता हो, क्या वो अपने मात्र संगठन को एकदम से दरकिनार करके शासन कर सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कहे में चले तो परेशानी क्यों हो रही है? लोगों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। और वो क्या संविधान को ताक पे रख करके भारतीय जनता पार्टी की बात मानेगा? और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी भी क्यों? ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। तो जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो संविधान और अपने संगठन को साथ लेके चलेगा। अब क्योंकि अभी थोड़ी क्या, इसको तो देर नहीं कहेंगे, एक बढ़िया सा चेहरा मुख्यमंत्री का आए, उसके लिए जो है सारे अवयवों, सारे तत्वों को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाना चाहिए, वही हो रहा है।
तो आ जाने दीजिए और उसके बाद आप अपने संदेश खोजते रहिएगा, जो भी आपको संदेश खोजना है, चाहे वो आपके फेवर का हो चाहे आपके डिसफेवर का हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली का सीएम लाएगी वो बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे मैसेज के लिए लाएगी। बाकी विरोधी दल हैं, उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही उनके हाथ में है, बहुत अच्छे से प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें वो जो है, सदन में ऐसा तो है नहीं कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी के भी हैं, अब उनकी तरह से तो 3 कम 70 और 8 कम 70 सीटें तो है नहीं, एकदम बैलेंस है। विपक्ष का होना भी आवश्यक है सदन में, तो वो विपक्ष में अपनी बात को उठाएंगे और बहुत जोर शोर से उठाएंगे, उनको मीडिया कवरेज भी मिलेगी, आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था है हमारी, वो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी संसदीय व्यवस्था हमेशा सुधार की तरफ चलती रहती है और वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। विपक्ष को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे शेखर जी, इसमें बुराई भी क्या है? अगर संगठन की मजबूती तो इसी चीज से आंकी जाती है ना, कि आपका आपस में सामंजस्य अच्छा है, आप हर चीज में एक साथ बैठकर मीटिंग्स करना, चर्चा होना, तो संगठन की मजबूती तो इसी से बनती है। और संगठन मजबूत है तो इसीलिए जीत भी हासिल होती है, क्योंकि हमने तो देखा है जहां पर संगठन कमजोर होता है वहां पर आप जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बुराई भी क्या है? नहीं तमन्ना जी, देखिए, अगर भाजपा किसी को भी अगर मुख्यमंत्री बनाती है, इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाजपा का एक इंटरनल मामला है। मैं सिर्फ एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि इतने सालों में, जो पिछले 11-12 सालों में जो एक राजनीति में, भाजपा की राजनीति में बदलाव देखा गया है, कि वहां एक इनसिक्योरिटी की राजनीति रही है शीर्ष लेवल पे, कि सारे शीर्ष नेताओं को एक एक करके जो ठिकाने लगाया गया है। और आगे जो दूसरे राज्यों में, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी कई बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तो वही शिवराज चौहान भी रहे थे, तो एक प्रतिद्वंदी हो सकते थे। वसुंधरा राजे जो थी, उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। रमन सिंह कई बार मुख्यमंत्री रह लिए। तो इन सबको जो दरकिनार किया गया वो उस इनसिक्योरिटी के लिए। मैं सिर्फ इसी बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आज भी जो होगा वो इसी बात को लेकर होगा कि जो आदमी, बात सामंजस्य की नहीं है, बात ऐसी है कि जो कहीं पर भी आगे कभी थ्रेट ना बन पाए, कोई अपना बड़ा कद ना बना पाए, तो जो भी वहां पर चयन होगा उसका एक क्राइटेरिया ये बहुत बड़ा होगा। चलिए, आखिरी सवाल प्रदीप जी आपसे ले लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन। चलिए, कोई अभी तो जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, 8 नाम जो सामने आ रहे हैं वो हम लगातार बता भी रहे हैं और तमाम आधार भी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, दिल्ली में जो भी गद्दी पर बैठेगा, कौन कौन सी मुख्य क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए? क्या देखेंगे पीएम मोदी, या फिर शेष नेतृत्व क्या देखेगा? बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा सर, टाइम बहुत कम है। आज आपने व्यंग्य बहुत किए। जो एग्जीक्यूट करके, जो इम्प्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करे, जो भी आ रहा है, अभी देखिए मेरे समझ से तो एमसीडी को चाक चौबंद करना बहुत ही आवश्यक है। दिल्ली की छवि एकदम से गड़बड़ हो गई है, कम से कम सफाई के मामले में तो सभी इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो मेरा जो अनुभव अपने इसको लेकर के कहता है कि इम्प्लीमेंट जो एग्जीक्यूटर होगा वही आएगा। स्पेसिफिक चेहरा यहाँ इस पार्टी में, हमारी पार्टी में कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिसकी ज्यादा चर्चा हो जाती है वो अक्सर जो है बाहर दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है, तो एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज और बहुत सुंदर सा सरप्राइज आने वाला है। चलिए, सुंदर से सरप्राइज का तमाम दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।